नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है, हर्ष का दिन हम सबके लिए। 22 जुलाई 2023 शाम 8 बजे में रिस्कुल योगपीठ द्वारा जो राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय लगातार जारी है, उसमें आज 266वां महासत्र है, 266। आज के महासत्र में मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं देहरादून उत्तराखंड से हमारे बीच डॉक्टर अंजलि चौहान जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के महासत्र में जो मुख्य विषय है, टॉपिक है, वह है मोटा अनाज एक फैशन या आज के समय की जरूरत। इस पर व्याख्यान होना है, तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने जा रही है। तो मेरी गुजारिश है उन सभी से जो लोग फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से जुड़े हैं हमारे साथ, वह इस जानकारी से बहुत सारा ज्ञानार्जन कर सकते हैं। तो आइए अब आज के सत्र को शुभारंभ करने से पूर्व हम लोग ईश्वर वंदना कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी करते हुए हाथ जोड़ करके ध्यानात्मक आसन में गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभद्रं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतिथियों को दर्शन करेंगे और साथ ही चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का वेबिनार महासत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजलि चौहान जी, जो कि एक्सपीरियंस रखती हैं मोर देन 7 इयर्स का एज ए योगा थेरेपिस्ट एंड नेचुरोपैथ, और साथ ही ओनर हैं प्राण शक्ति योगा इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड से। तो इसके अलावा बहुत सारा ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से योगा थेरेपीज देने का भी कार्य किया जाता है। साथ ही बहुत सारे अवेयर प्रोग्राम भी होते रहते हैं। तो अंजलि मैम अपने आप में एक अनुभव है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आज के इस महासत्र में यह अनूठी जानकारी प्रेषित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऋषिकुल योगपीठ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया, अपने मंच पर एक बार फिर से आमंत्रित किया। और इस मंच पे मैं अधिकतर आती हूँ और अपने विचार सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो एक ऐसा मंच है जहाँ पर हमें अपने विचार रखने के लिए मौका दिया जाता है, और ये बहुत ही इनका सराहनीय एक प्रोग्राम है जिसमें ये ऐसे सभी स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं और लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। अलग अलग जानकारियां यहाँ पर लोगों को मिलती हैं और इन जानकारियों का ही अभाव सबसे ज्यादा है। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मोटे अनाज आज के समय में एक फैशन है या एक जरूरत है आज के समय की, क्योंकि दोनों ही विचार आज के समय में सोसाइटी में हमारी सामने आया है। जब से पिछले 1-2 साल से हमने मोटे अनाज की बात शुरू की है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मोटे अनाज पे काफी काम किया जा रहा है, काफी अवेयरनेस लाई जा रही है और काफी लोग भी इसके बारे में खुद से भी काफी अवेयर हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा सोसाइटी में। तो बहुत से और ये जो आज का जो टॉपिक है वो इसीलिए हमने चुना है कि अधिकतर लोग जो अभी भी हम सोसाइटी में जब बात करते हैं तो अधिकतर लोगों का मानना ये है क्या ये तो कुछ समय के लिए है और थोड़े बाद चला जाएगा और हम फिर वहीं वापस अपने उसी पुराने पैटर्न पे आ जाएंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं और समय के साथ चली जाती हैं। तो क्या ये एक समय के साथ आई हुई एक चीज है या समय के साथ हम इसको भूल गए थे, फिर उसको याद दिलाया जा रहा है। तो मोटा अनाज कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज ही हमने शुरू की है या कोई नई चीज इन्वेंट हुई है जिसके बारे में हमें बिल्कुल नए सिरे से बताना पड़े। तो ये एक सदियों से यूज किए जाने वाले, जिन्हें हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग
यूज करते आ रहे थे, उनके खान पान का ही हिस्सा नहीं था, उनका खान पान इन्हीं अनाज पर आधारित था। ऐसा हम लोग सुनते भी हैं अपने बड़े लोगों से कि गेहूं उनके रूटीन में बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, और कभी-कभी यदा-कदा ही वो गेहूं को खाया करते थे, या कभी जैसे हमारे पेरेंट्स ने बताया कि कभी कोई गेस्ट आ जाए तो प्योर गेहूं की रोटियां बनती थी। अदरवाइज एक सीजन के अकॉर्डिंग मोटा अनाज ही हर घर में यूज होता था, जो मौसम है उसी के अनुसार। लेकिन पिछले 50-60 सालों से हुआ क्या कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई गेहूं और चावल पर, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे ग्रेन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, या हम गेहूं और राइस को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं उतनी जागरूकता से जितनी हमें जागरूकता दिखानी चाहिए। तो इसका मानना मेरा ये है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। तो यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे वो यही बात करने वाले हैं कि मोटे अनाज को हम क्यों चुने और क्यों अपने खान पान में उसको एक अच्छा स्थान दें, क्यों गेहूं और चावल को हम थोड़ा थोड़ा कम करें। ऐसा नहीं है कि उनको आप अपनी प्लेट से हटा दें, लेकिन हाँ, उसको हमें रिप्लेस करना होगा, थोड़ा थोड़ा कम करना होगा दूसरे ग्रेन से। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि काफी समय से हमारे यहाँ पर डायबिटीज काफी ज्यादा बढ़ गया है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं? जैसे डायबिटीज है, वो क्यों बढ़ रहा है? डायबिटीज जैसे ही होता है, हम सोचते हैं कि चीनी खाने से या मीठा खाने से हमें डायबिटीज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ 1 चम्मच चीनी या 2 चम्मच चीनी आप जो दिन भर में ले रहे हो, वो आपको डायबिटीज नहीं दे रहा। आपको डायबिटीज देता है वो जो दिन भर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों समय में गेहूं का रोटी, पराठा, राइस आप लेते हैं। तो वो मेन कारण है, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। जब दिन भर आप उतनी मेहनत नहीं करते और खान पान एज इट इज वही है जो अब से 30-40 साल पहले हुआ करता था। तो पहले लोग उसको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करते थे और उसको पचा लिया करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, तो उसके अनुसार हमें अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए। अब गेहूं और चावल जो है, इसमें आप देखेंगे कि चोकर की मात्रा, जो फाइबर की मात्रा है, वो बिल्कुल ना के बराबर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो चावल आप और हम यूज करते हैं, व्हाइट राइस, उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता और वो पॉलिश्ड होते हैं, तो उसमें से फाइबर बिल्कुल ही निकल चुका होता है। तो आप क्या ले रहे हैं? प्योर स्टार्च चावल के रूप में। तो क्या वो आपको डायबिटीज नहीं होने देगा जब आप राइस खाएं। इसी तरीके से जब हम रोटी, पराठा या पूरियां जब खाते हैं गेहूं से बनी हुई, तो उसके साथ भी यही होता है। तो गेहूं भी बहुत तेजी से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है, और ये दोनों एक ही पैटर्न में काम करते हैं। कैसे? वो एकदम आपके जैसे ही आपने खाना खाया तो पूरा ब्लड शुगर आपके ब्लड के अंदर बढ़ा देंगे। शुगर आपका तुरंत बढ़ता है जब आप गेहूं की रोटी खाते हो या चावल खाते हो। आपने देखा भी होगा, जैसे ही आप खाना खाते हैं आपको एकदम आलस आने लगता है, आपको नींद आने लगती है और आपका एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है वो इतनी तेजी से हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता है कि हमारे शरीर को उतना तो ग्लूकोज एक साथ चाहिए ही नहीं, लेकिन हमारे ब्लड में वो आ गया, तो वही ग्लूकोज धीरे धीरे बहुत अलग अलग रूप में स्टोर होता है। जैसे थोड़ा तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, लेकिन उसके बाद
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। कुछ जो ग्लूकोज है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में, अब आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आज के समय में बढ़ रहा है, और जबकि लोग इतना ऑयली स्पाइसी खाना भी नहीं खाते तब भी बढ़ता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल आपके ऑयली स्पाइसी खाने से नहीं आ रहा, वो आ रहा है आपके ग्लूकोज से, जो आप रोटियां खाते हैं, जो आप राइस खाते हैं और मेहनत नहीं करते। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अपनी व्हीट और राइस को थोड़ा कम करने की जरूरत है। और ऐसा भोजन अपनी जो ऐसे अनाज अपने भोजन के अंदर शामिल करें जो आपको जो ग्लूकोज है वो तुरंत ना दे, धीरे धीरे दे। अब हमें एनर्जी एकदम नहीं चाहिए, हमने एक समय का भोजन किया, सपोज हमने लंच किया, तो हमें रात तक एनर्जी चाहिए। तो होता क्या है कि आपका, और वो जैसे ही आपने गेहूं की रोटी और राइस खाते हैं तो वो एकदम तो ग्लूकोज बढ़ाता है और एकदम ही डाउन कर देता है, तो पूरा ग्लूकोज फ्लश आउट, और उससे आपको एकदम कमजोरी महसूस होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट है वो उसका या तो ग्लूकोज जो शुगर लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ता है, कभी कभी एकदम ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने में आता है। तो आपको ऐसा अनाज लेना चाहिए जो आपके रूटीन में, आपके लाइफ स्टाइल से मैच करे। तो इसमें आज का जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसमें मोटा अनाज ही सूटेबल है हमारे लिए, क्योंकि मोटा अनाज हमें जो एनर्जी है वो तुरंत नहीं देता, वो बहुत ही धीरे धीरे देता है। और मोटा अनाज खाने वाले लोग कभी भी बहुत मोटे नहीं होते। हमारे कल्चर की, जो इंडियन कल्चर है, हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही मेहनत करने वाला है, तो हमारा भोजन भी ऐसा ही हमें दिया गया जो कि हमें मेहनत करने के लिए, हमें हमारे शरीर के लिए सूटेबल हो। तो वो गेहूं और चावल हमें मेहनत करने से रोकता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा अनाज शामिल करना चाहिए जो हमें बहुत लंबे समय तक हमें ऊर्जावान बनाए रखे। तो ऐसे में आपको जो है मोटा अनाज, अब मोटे अनाज या मिलेट्स में कौन कौन से मिलेट्स आपको यूज करने चाहिए, तो यहाँ पर हम मेन बात करेंगे न्यूट्रल मिलेट्स की एंड पॉजिटिव मिलेट्स की। तो यहाँ पे न्यूट्रल मिलेट्स कौन कौन से हैं एंड पॉजिटिव मिलेट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल मिलेट्स में आते हैं आपका रागी, आपका जौ, आपका ज्वार, मक्की, बाजरा, चौलाई, यानी कि जो मैक्सिमम ग्रेन्स हैं वो सब न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं। न्यूट्रल मिलेट्स या न्यूट्रल मोटा अनाज क्या होता है, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा गेहूं और चावल से थोड़ा ज्यादा होती है, उनको न्यूट्रल कैटेगरी में रखा गया। तो इनका जो इफेक्ट है, इनका जो असर है वो भी न्यूट्रल है हमारे शरीर पर। न्यूट्रल मतलब ना ही तो अगर आप स्वस्थ हैं तो ये आपको बीमार होने से रोकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल ग्रेन्स अगर आप यूज करते हैं, जैसे जौ हुआ, ज्वार, मक्की, बाजरा, रागी, ये सब अगर आप अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बीमार हो चुके हैं, जैसे आपको डायबिटीज अगर हो चुका है या कोई और रोग आपके शरीर में आ चुका है, तो ये जो मिलेट्स हैं ये उनको खत्म भी नहीं कर सकते उसको, लेकिन इतना है कि उस रोग को बढ़ने भी नहीं देंगे, उसको वहीं रोक लेंगे। अगर आप ये सब मोटा अनाज यूज करते हैं, आपका जो लेवल है डायबिटीज का वो वहीं रुक जाएगा, वहीं स्टेबल हो जाएगा, आपका वजन भी वहीं स्टेबल हो जाएगा, आपके अधिकतर रोग, आपके डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छा होगा। तो यानी कि ये सारे जो अनाज हैं आपको कोई हर स्वस्थ व्यक्ति को अपने खान पान में शामिल करने चाहिए। तो इनके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो देखा जाता है कि 2% से 8% के बीच में इनके अंदर जो है फाइबर पाया जाता है। दूसरा, ये सभी मोटे अनाज के अंदर ग्लूटेन नहीं होता, ये सभी ग्लूटेन फ्री हैं। अब आप बात करेंगे कि ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि हमें अगर बहुत अधिक मात्रा में शरीर के अंदर ग्लूटेन जाता है
तो वो आपके पैंक्रियाज की उन सेल्स को डैमेज करता है जो इंसुलिन को बनाती हैं। यानी कि एक अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए ग्लूटेन हार्मफुल हो सकता है अगर वो नियमित रूप से गेहूं का अधिक यूज कर रहा है। तो इसलिए आपको, या बहुत से लोग हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी भी होती है, ऐसी चीजें नहीं ले सकते, जैसे गेहूं की रोटी खाने से भी एलर्जी होती है बहुत से लोगों को। तो यानी कि ये एक बाइंडिंग का काम भी करता है, इसीलिए गेहूं की रोटी बहुत ही आसानी से बनती है, देखने में भी अच्छी लगती है। तो वो सिर्फ इसलिए होती है कि वो ग्लूटेन की वजह से, ग्लूटेन एक बाइंडिंग का काम करता है। जैसे हम बहुत सारी जैसे डिश बनाते हैं तो उसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए आलू डाल देते हैं, तो बाइंडिंग के लिए, या और कोई चीज ऐसी ऐड करते हैं, वैसे ही गेहूं के अंदर जो है ग्लूटेन पाया जाता है जो उसकी बाइंडिंग देता है। लेकिन जो और बाकी मोटे अनाज हैं इनके अंदर ग्लूटेन नहीं पाया जाता, तो आपकी जो सेल्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगी जो इंसुलिन को बनाती हैं। अगर आप ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स ढूंढ रहे हैं तो उनमें सभी ग्रेन्स आपके लिए फिट बैठते हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए तो स्पेशली। और इनके अंदर जो है जो ग्लूकोज है वो बहुत ही स्लोली आपको देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका एनर्जी लेवल लंबे समय तक बना रहता है। अगर आपने दिन में एक समय भोजन कर लिया तो आपको रात तक एनर्जी बनी रहेगी। तो ऐसा ग्रेन हमें लेना चाहिए, और ये सभी एक बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, कैल्शियम के, आयरन के। और आजकल देखने में आता है कि सभी के अंदर डेफिशिएंसी देखने में आती है, क्योंकि जो वो मेन खाना, जो मेन सोर्स ले रहे हैं फूड का, उसी के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। तो अगर आप तीनों समय या अलग अलग समय इन सब ग्रेन्स को अलग अलग तरीके से यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर ना ही आयरन की कमी होगी, ना कैल्शियम की होगी, ना प्रोटीन की होगी, ना और मिनरल्स की कमी होगी। तो आप अपने भोजन में इन सभी ग्रेन्स को मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी का मौसम है तो जौ ठंडा होता है, जौ को यूज करें, और सर्दी होती है तो बाजरा यूज करें, मक्की यूज करें। रागी को देखने में आता है गर्म होता है, लेकिन कुछ थोड़ी मात्रा में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा जानकारी के साथ आप इन अनाजों को यूज करें। और बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे से पूछा जाता है कि मल्टीग्रेन आटा क्या एक गुड ऑप्शन है, एक सही ऑप्शन है? तो हम यहाँ पर यही सब लोगों को कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, या एक गुड कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। मल्टीग्रेन एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन गया है, जो कि हम आजकल क्या होता है कि कंफ्यूज क्यों होते हैं मार्केट को देख के, क्योंकि मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, तो हमें नहीं समझ में आता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी चीजें डिसाइड ना करें, और वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह भी मल्टीग्रेन आटा आ गया है मार्केट में। तो मल्टीग्रेन आटा अगर आप अपने जो हमारे पूर्वज हैं, बड़े लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे तो कोई भी मल्टीग्रेन आटा यूज नहीं करते थे। सिर्फ अगर यूज करते थे तो एक ही कॉम्बिनेशन होता था, वो कॉम्बिनेशन होता है जौ, चना और गेहूं का। तो अगर आपको गेहूं को यूज करना है तो गेहूं के अंदर आप क्या मिला सकते हैं? जौ और चना। तो ये एक साइंटिफिक कह सकते हैं, या एक हमारा ट्रेडिशनल मल्टीग्रेन आटा है के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें 20 to 25% यानी कि 1/4 आप चने का आटा यूज करें, 1/4% आप जौ का आटा यूज करें, और बाकी आप गेहूं का। इससे ज्यादा मात्रा ना ही चने की यूज करें, ना ही जौ की, अगर आप ऐसा मिक्स करके बना रहे हैं। तो अगर आप इसको इस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी, और आपकी जो क्रेविंग है कि गेहूं के आटे खाने की, वो भी आप सेटिस्फाई कर पाओगे उसको भी। तो मल्टीग्रेन का और कॉम्बिनेशन की, थोड़ा सा बाजरा भी मिला लिया, थोड़ा सा आपने जौ भी मिला लिया, थोड़ा सा ज्वार भी मिला लिया, थोड़ा सा रागी भी मिला लिया, तो ये एक गुड कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता और ना ही इसको यूज करना चाहिए।
इस तरीके से कॉम्बिनेशन जब आप बनाते हैं तो वो आपको ब्लॉटिंग करता है, क्योंकि हर एक का प्रोसेस अलग है, डिफरेंट है, और हर एक अलग अलग सीजन का ग्रेन है, तो उसको आप अलग अलग ही यूज करें। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ पॉजिटिव ग्रेन्स की। तो पॉजिटिव ग्रेन्स क्या हैं और इनके अंदर कौन कौन से ग्रेन्स आते हैं, इनको कैसे यूज करना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, हम आज बात जो करें उसमें हम बार बार इसलिए बात करते हैं अपने बड़े लोगों की, क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ बताया था सही तरीके से कैसे यूज करना है, लेकिन पिछले कुछ समय में हम वो चीजें, वो तरीके भूल गए हैं, जिस वजह से हमें दोबारा से उन पर बातें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर एक और अभी टॉपिक आएगा कि हमें ग्रेन्स को यूज कैसे करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपने पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में। पॉजिटिव मिलेट्स के अंदर 5 अनाज आते हैं। वो 5 अनाज कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत ही जाना माना अनाज है, ऐसा एक राइस होता है जो जिससे अधिकतर लोग परिचित होंगे, वो है आपका सामक का चावल, जो कि हम फास्ट के दौरान नवरात्रों में स्पेशली यूज करते हैं, और इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे स्वाम के नाम से, सवा, सामक, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो सामक का चावल जो व्रत हैं उनके अंदर क्यों यूज किया जाता है, इसको अभी हम जानते हैं। तो नवरात्रों में जब हम फास्टिंग पर होते हैं, 9-10 दिन का जब हम फास्ट कर रहे हैं, तो हमें अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन करने की जरूरत होती है, क्योंकि व्रत के दौरान, नवरात्रों के दौरान हम एक समय भोजन करते हैं। तो हमें एक ऐसा ग्रेन दिया गया कि जो हमें अगले 24 घंटे तक पूरी एनर्जी बनाए रखे हमारी, क्योंकि काम भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन एनर्जी लेवल हमारा कम ना हो। तो इसलिए इसमें नॉर्थ इंडिया में सामक काफी ज्यादा उगाया जाता है, तो नॉर्थ इंडिया में इसको काफी यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हमारे व्रतों में दिया गया कि जब आप सामक खाएंगे तो ये आपको अगले 24 घंटे तक ऊर्जावान बनाकर रखेगा, आपको आपके अंदर कमजोरी नहीं आने देगा। क्योंकि ये जो ग्लूकोज रिलीज है, जैसे गेहूं ने तो एकदम कर दिया रिलीज, सामक ऐसे नहीं करता है। सामक आपको बहुत ही स्लोली रिलीज करेगा आपके ग्लूकोज को। और दूसरा जो इसका मेन कॉज है वो है इसकी फाइबर की मात्रा। सामक के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, लगभग 11-12% इसके अंदर फाइबर होता है सामक के अंदर। इसीलिए जिससे, क्योंकि हम फास्टिंग पे है, डिटॉक्स भी करना है हमें अपनी बॉडी को, तो जब आप एक अच्छी मात्रा में फाइबर लेंगे फास्टिंग में, तो वो आपके सिस्टम को क्लीन करता है। तो सामक आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, ब्लड को क्लीन करता है। तो यानी कि आपके पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी उस समय वो कर रहा होता है। तो इसलिए सामक हमें व्रत के दौरान यूज करना चाहिए, या हम करते हैं। इसी तरीके से एक और ग्रेन है, दूसरा अनाज है जो पॉजिटिव, और पॉजिटिव इनको इसीलिए कहा गया क्योंकि ये आपकी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे आप टैबलेट लेते हैं और आपको लगता है कि टैबलेट आपकी किसी भी बीमारी को खत्म कर सकती है, उसी तरीके से ये अनाज भी अगर आप नियमित रूप से यूज करते हैं तो ये आपकी बीमारी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको नियमित रूप से इनको यूज करना होगा। और ये देखा गया है कि डायबिटीज को भी पूरी तरीके से इन पॉजिटिव मिलेट्स की मदद से रिवर्स किया जा सकता है 100%। एंड इसी के साथ साथ अगर आप ओवरवेट है, अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो भी आपको अपने मील में पॉजिटिव मिलेट्स को जरूर शामिल करना चाहिए। और अगर आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, कितना भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो भी आपको मिलेट्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है। सफाई करेंगे तो कब्ज भी नहीं होगी, या गैस, ब्लॉटिंग, कोई भी प्रॉब्लम है आपको अगर आपको, तो इन सबको ठीक करने में मदद करता है। इसी तरीके से एक और इसमें ग्रेन आता है, वो है आपका कंगनी।
तो कुछ लोगों ने शायद कंगनी को सुना भी होगा, कुछ लोगों ने शायद नहीं भी सुना होगा। कंगनी को फॉक्सटेल मिलेट के नाम से हम जानते हैं। कंगनी क्या करती है, आपके नर्वस सिस्टम को सही रखती है, और नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनको एस्थमा, टीबी और एलर्जी होती है, या फिर नर्वस सिस्टम का हार्ट पे सुन्न हो जाना, तो नर्वस सिस्टम को भी काफी हद तक अच्छा करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा करता है। तो कंगनी या फॉक्सटेल मिलेट भी आपको अपने अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है, तो जरूरी नहीं है कि एक स्वस्थ इंसान इन ग्रेन्स को यूज नहीं कर सकता। तो एक स्वस्थ इंसान भी इन सभी ग्रेन्स को यूज कर सकता है और वो सभी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, उनको ये बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। ना थर्ड ग्रेन आता है यहाँ पर हरी कंगनी या छोटी कंगनी। हरी कंगनी या छोटी कंगनी जो है, ये हाईएस्ट फाइबर रखता है अपने अंदर, सबसे ज्यादा फाइबर इसके अंदर होता है। तो जिनको भी कब्ज के लिए परेशानी है, तो उनको हरी कंगनी जरूर यूज करनी चाहिए। और कोई भी सभी पॉजिटिव मिलेट्स हैं या न्यूट्रल मिलेट्स हैं, जरूर शामिल करें, क्योंकि आप देखते हैं जितना ज्यादा आप जो है रिफाइंड फूड जैसे मैदा की तरफ या बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा यूज करते हैं, तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। एक इसका प्लस पॉइंट ये है, जितने मोटे अनाज है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है, और तो इसलिए ये भी आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण भी आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉजिटिव ग्रेन जो आता है वो आता है आपका कुटकी और कोदरा। कुटकी एक ऐसा अनाज है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस, सभी तरीके के हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करता है। आज के समय में इरेगुलर पीरियड्स होना, पीसीओडी, सिस्ट फॉर्मेशन एंड मेनोपॉज का डिफिकल्ट फेज गुजरना, एंड या फिर मेल्स में देखे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं। तो दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये एक देखने में आता है कि बहुत ही अच्छा ग्रेन है, इसको जरूर शामिल करना चाहिए। और इसी तरीके से एक ग्रेन है यहाँ पर कोदरा। कोदरा एक बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है, आपका ब्लड प्यूरिफायर है। तो ये सारे जितने पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, इनके अपने अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इनको आपके मील में, खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। और इनका एक और बेनिफिट है कि इनको उगाने में पानी नहीं चाहिए। जैसे आप देखते हैं राइस को उगने में कितना पानी चाहिए, बहुत पानी चाहिए होता है। तो इन मिलेट्स को उगने में बंजर जमीन में भी अगर आप इनको पानी, एक तो बारिश भी हो गई तब भी ये सब उग जाते हैं, अगर आपने इनको पानी भी नहीं दिया तब भी उग जाएंगे। और ये इनकी जो हार्वेस्टिंग है, फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो 2 से 3 महीने के अंदर ये सभी जितने भी ग्रेन्स हैं ये तैयार हो जाते हैं। यानी कि आप एक साल में अगर इनको ग्रो करते हैं तो मिनिमम 3 फसलें तो आप ले ही सकते हैं। तो यानी कि अगर इसको हम अपने इकोनॉमिकली भी देखें तो बहुत फायदेमंद है। पानी की बहुत ज्यादा बचत है, लेकिन जब आप इसको कुक करते हैं, पकाते हैं, तो उस समय इसमें पानी ज्यादा चाहिए होता है। अब आपने देखा होगा कि जिसके अंदर भी फाइबर ज्यादा होता है वो गर्मी करता है। आप कहते हैं कि गर्मी, जैसे नया गेहूं पिस के आता है तो आप कहते हैं कि गर्म होता है गेहूं, जब तुरंत जैसे अभी फसल आई है, तो वो गर्मी का मतलब क्या होता है, किसी भी अनाज के गर्मी का मतलब क्या होता है, उसकी गर्मी का मतलब होता है उसकी फाइबर की मात्रा। जैसे आपका जो जैसे पुट्टू का आटा है, तो उसमें इतना ज्यादा फाइबर होता है कि जब हम उसको खाते हैं तो वो फाइबर हमारे शरीर के अंदर फूलता है और हमारे पानी को यूज करता है बॉडी के। बॉडी का पानी उसने ले लिया तो हमें ड्राइनेस आएगी और हम बार बार पानी पीते हैं। तो ऐसा ये भी कुट्टू भी एक तरीके से न्यूट्रल ही है, बहुत अच्छा ग्रेन है। और इसलिए आप जब भी कोई इनको कुक करें तो इनको सोक करें, भिगोएं, तो उससे होगा क्या, आपको गर्मी नहीं करेंगी।
यानी कि वो जो फाइबर है वो बाहर ही फूल जाएगा। तो किसी भी, जैसे पहले के समय में हम देखते हैं कि जो गेहूं भी अगर पिसता था तो पूरी रात उसको भिगोया जाता था, फिर उसको धूप में सुखाया जाता था और वो फिर चक्की पे पिसने जाता था। और किसी, ये सिर्फ गेहूं के लिए नहीं है, सभी अनाज का यही तरीका होता है। तो जो रात में जब आप किसी ग्रेन को भिगोते हो, उसका मतलब होता है उसके अंदर जो फाइबर है वो फूल जाए। उसके बाद जब आप उसे धूप में सुखा के उससे जब पीसते हैं तो वो आपके खाने योग्य हो जाता है। अगर जब आप मार्केट से आटा लेके आते हो, क्या वो रात रात भीगा हुआ होता है? नहीं। तो वो क्या धुला हुआ होता है? नहीं। तो डायरेक्ट ऐसे ही पिसा हुआ आप ले आते हैं, और उसके ऐसा अनाज जब आप खाते हैं तो आपको ब्लॉटिंग करता है, गैस करता है, एसिडिटी करता है। और इसीलिए बहुत से लोग बहुत ही संयमित जीवन जीते हैं, उसके बाद भी उनको गैस, एसिडिटी होती है। तो इसके कई बार कारण आपके हाथ में भी नहीं होते। तो जब आप किसी ग्रेन को यूज करें तो उसको कम से कम, जैसे चावल भी कुक करते हैं उसको भी भिगोया जाता है, आटे को जब बना के रखते हैं तब भी कहा जाता है कम से कम 1 से 2 घंटा उसको बना के रखें, क्योंकि उसका जो फाइबर है वो फूल जाए। जैसे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि कड़ी हो जाती है, तो यानी कि उसका मतलब उसका फाइबर, तो फाइबर फूल जाना चाहिए, तभी वो आपके खाने योग्य होता है। अदरवाइज क्या होगा? फाइबर का काम क्या है? फाइबर का काम है सफाई करना। जैसे हम बर्तन साफ करते हैं किसी अपने स्क्रबर से, तो जब तक अगर वो सूखे स्क्रबर से आप बर्तन साफ करेंगे तो वो नहीं होगा, उसको पानी में भीगा होगा तभी तो वो काम करेगा। तो उसी तरीके से फाइबर तभी काम करेगा, अंदर की सफाई तभी करेगा जब वो स्पंज की तरह फूल जाएगा। और स्पंज की तरह फूलने के लिए उसको पानी चाहिए, या तो आप उसको बाहर से दे दें, बाहर भिगोएं 8 से 10 घंटा, जैसे आप राजमा छोला भिगोते हो, और या फिर आप उसको अगर ऐसे ही खाएंगे तो वो आपके शरीर का पानी एब्जॉर्ब करता है। से आपको अनाज छोटे की, और ये ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे मार्केट में अभी काफी हद तक अवेलेबल हो रही हैं, और जब आपके अंदर अवेयरनेस आती है तो हमारी जागरूकता के अनुसार ही चीजें बदलती हैं। तो थोड़ा थोड़ा स्विच करें, और अगर आप गेहूं को भी यूज करते हैं तो उसको चोकर के साथ यूज करें, उसका चोकर ना हटाएं, क्योंकि गेहूं का जो फाइबर है पूरा का पूरा वो उसकी ऊपर की लेयर यानी कि चोकर में ही होता है। अगर आपने चोकर हटा दिया तो गेहूं में कुछ नहीं बचता, प्योर स्टार्च। तो गेहूं को इस तरीके से यूज करें, और इसको प्योर अकेला गेहूं तो बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया था, जो चना और गेहूं, उस कॉम्बिनेशन में आप यूज, हर एक को, जरूरी नहीं डायबिटीज हो या आपको कोई रोग हो तभी, हर स्वस्थ इंसान को ऐसे ही यूज करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप राइस को अगर यूज करते हैं तो राइस को कम से कम, व्हाइट राइस को कम से कम करें, और इसमें आप कोई भी फाइबर की चीज ऐड कर सकते हैं। जैसे कोकोनट ग्रेट करने से राइस की जो फाइबर है वो बढ़ जाता है, तो आप उसमें कोकोनट ग्रेट कर सकते हैं। कोकोनट कोई भी हो सकता है, कच्चा नारियल, पका हुआ नारियल, कोई भी आप नारियल उसको ग्रेट कर सकते हैं। एंड इस तरीके से, और बाकी जो राइस है, ग्रेन्स है, इनको आप अपने भोजन में लेकर आए तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल कितना ज्यादा, क्योंकि आज के समय में यही देखते हैं कि हम काम तो बहुत करना चाहते हैं पर एनर्जी नहीं होती, हमारे जो अंदर ऊर्जा ही नहीं होती। तो ऊर्जा इसलिए नहीं होती कि हमारे खान पान की वजह से, क्योंकि हम प्रायोरिटी देते अपने टेस्ट को, टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इनको भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बॉइल्ड खाना है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं। जैसे भोजन तो तभी आप एक, जब तक आपको वो मन को ना अच्छा लगे, तो भोजन तो वही है जो जब आपके सामने प्लेट आए, देखने में भी आपको लगे कि हाँ ये भोजन आपके लिए है, आपको इसको खाना चाहिए। और अगर आप उसको सिर्फ ये सोच के कि हेल्थ पर्पज से, तो आप उसको 1-2 टाइम तो ले लेंगे, लेकिन उसका कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो भोजन को इस तरीके से कुक करें जो आपके तन को भी अच्छा लगे और मन को भी अच्छा लगे, और जो आपके बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन दे। तो मैंने बहुत ही कम समय में अपनी बात पूरा करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को कन्वे शायद कर पाई होंगी।
जी, यस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजलि मैम को। आज ऐसा अनूठा टॉपिक था ये, कह लीजिए। आज जो समाज में इतना बीमारियां बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं डाइट सिस्टम से ही दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं आहार उनका सेलेक्टिव नहीं है, उनका डाइट चार्ट बहुत गड़बड़ है। एक तरीके से कह लीजिए कि जो जब खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं। थोड़ा फैशन के ज़माने में कुछ मॉडर्न फूड को लेने का प्रयास कर रहे हैं, फास्ट फूड ले हाँ, रहे हैं, तो वो एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट में कि जैसे मैंने कहा कि ये सब ग्रेन्स है, मोटे अनाज है, तो मोटे अनाज से ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई एक ट्रेडिशनली, इससे आप हर चीज कुक कर सकते हैं। आप अपना पिज्जा, बर्गर और जितनी भी चीजें आप मैदा से बना सकते हैं, वही चीजें आप इनसे भी बना सकते हैं। तो जरूरत है अवेयरनेस की और आपके इन्वेंशन करने की। आपको कैसे इनको यूज करना है वो डिपेंड आप पे करता है। तो कहीं पे भी आपको अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनाज को बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मतलब वही मैम ने जो पूरा डिस्क्राइब किया आज के सेशन में कि आपको आज जो इतना ज़्यादा मतलब समस्याएं आ रही हैं बॉडी में, फिटनेस को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसमें आज हमें मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धता के लिए भी अब लोग अवेयर हो चुके हैं, एक्टिव हैं बहुत सारे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उसके लिए अगर अवेलेबिलिटी आप तक नहीं है तो हमारी डॉक्टर अंजलि मैम स्वयं में मतलब इसका शायद हाँ, हम एक्सपर्ट। प्रोवाइड भी कराते जी हैं। जी जी, सभी बिल्कुल हो न्यूट्रियल जाएगा। और पॉजिटिव मिलेट्स हम प्रोवाइड भी कराते हैं। तो आप जो है अंजलि मैम, आप अपना नंबर एक बार बोल दीजिए, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हाँ होंगे जी। तो वो आपसे हम्म, व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर लेंगे, कॉलिंग के जरिए। बोल दीजिए नंबर। हम्म। तो 9567326609। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अनाज, चाहे वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव मिलेट्स है, किसी भी से कोई भी आपको चाहिए, तो हम सभी अवेलेबल कराते हैं, जो कि 100% ऑर्गेनिक होते हैं एंड अनपॉलिश्ड होते हैं। डायरेक्ट फार्मर से हम लोग उनको लेते हैं। तो इस तरीके से हम उनको अरेंज करते और इससे संबंधित कोई जानकारी भी चाहिए तो आप उसी हैं। हाँ, संपर्क में, मैम के नंबर पे आप संपर्क सब कुछ। करके हाँ, जानकारी कि प्राप्त कर कैसे सकते हैं। यूज और करना है इनको, कैसे आप किस बीमारी में कौन सा अनाज खा सकते हैं। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो वीडियो है हमारा फेसबुक लाइव, ये उस पर रहेगा, वो भी आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, या आप लोग जुड़े हैं जो फेसबुक पर, उसको मैक्सिमम शेयर करके एक दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये वीडियो आएगा, यूट्यूब के जरिए भी शेयर किया जाएगा। तो जो लोग इसकी जानकारी में आते हैं और ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, और वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। हमारा रेस्क्यू योग पेज का भी नोटिफिकेशन पर नंबर ऐड है, आप उस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको सही जानकारी और सही आपको मिलेट्स मिल सके। तो ये सब आपको आपकी सुविधा के लिए है। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा है, और इस सेशन के माध्यम से निश्चित है कि बहुत सारे लोग अवेयर होंगे और प्रयास करेंगे कि वो अब हम अपना जो फूड का तरीका है और जो भी हम अनाज ले रहे हैं उससे हमें बदलाव किया जा सके, जो लाभदायक हो आपके शरीर के लिए। तो आज के इस सेशन को अब यहीं पर विराम देंगे। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है नमस्कार। लेकिन अभी हम लोग शांति पाठ करेंगे पहले। इसके लिए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हाँ, अंजलि मैम को पुनः, और उन सभी को धन्यवाद जो लगातार फेसबुक लाइव के चैनल के माध्यम से हमारे जुड़े रहते हैं और निरंतर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार, शुभ रात्रि।